Hello, students. Welcome back. My name is Garvit Khandilwal, and I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College, भरतपुर. तो आज हम ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 4 वर्क स्टडी में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है मेथड स्टडी. जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्क स्टडी जो है वो जेनरिक टर्म है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजर को डिफ़ाइन करने के लिए. तो हम वर्क स्टडी करते कैसे हैं? तो वर्क स्टडी करने के लिए हमें दो चीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है. एक तो एग्जिस्टिंग जो मेथड हम लोग किसी भी प्लांट में फैक्ट्री में यूज़ ले रहे हैं उसको, और वहाँ के वर्क को मेज़र करना यूजिंग डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू. तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मेथड स्टडी क्या होती है और मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कि हमें क्या दिशा निर्देश होते हैं मेथड स्टडी करने के. तो मेथड स्टडी क्या है? इट इज़ ए टेक्निक. ये एक टेक्निक होती है ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क. इसका मतलब ये हमारी एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम सिस्टमेटिकली कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं. मतलब एक एक जो प्रोसेस है उसको हम ध्यान से उसको परीक्षण करते हैं उसका, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस परीक्षण करके उसको एनालिसिस करके उसको रिकॉर्ड करके हम लोग देखते हैं कि अब हम हमारे जो एग्जिस्टिंग जो मेथड है, जो भी हमारा जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारा जो टाइम जो लग रहा है प्रोसेस में उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिकल मेथड को अचीव कर सकते हैं. इकोनॉमिकल मेथड मतलब जहाँ पे हमारी मनी भी सेव हो और टाइम भी सेव हो. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मेथड स्टडी के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूव होना चाहिए. तो इसका है पहला जो है ऑब्जेक्टिव है वो है इससे इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन. सेकंड जो है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट लेआउट एंड वर्क प्लेस लेआउट. जो भी एग्जिस्टिंग प्लांट का लेआउट है, मशीनरी रखी हुई है, ऑफिसेज बने हुए हैं, जो भी एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको इम्प्रूव करना, कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वर्क प्लेस को. थर्ड है रिड्यूसिंग ह्यूमन एफर्ट एंड फटीक. जो वहाँ पे जो वर्कफोर्स काम करती है, जो लेबर काम करती है, या जो भी और जो भी सारे लोग जो भी काम करते हैं फैक्ट्री में, उनको कैसे उनका ह्यूमन एफर्ट मतलब जो कितना वो काम करने में जो अपना एफर्ट लगाते हैं उसको कैसे कम किया जाए, और उनका फटीक. फटीक मतलब कि वो मतलब काम करके जो थक जाते हैं, थकापन होती है, उसको हम लोग कैसे कम करें. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का वो है रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि जो भी एक फैक्ट्री में जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश प्रोडक्ट है या फिनिश प्रोडक्ट है, जो कि हमें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम लोग लेके जाते हैं, उसको हम कैसे कम से कम करें. क्योंकि यदि मटेरियल हैंडलिंग को हम कम करेंगे तो जो आवागमन है फैक्ट्री के अंदर वो कम से कम होगा, जिससे कि हमारी फैक्ट्री सिस्टमेटिक चलेगी और एक्सेस जो टाइम लग रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एक मटेरियल को जाने में वो कम लगेगा. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर. प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग जिस प्रोसेस से काम कर रहे हैं उसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्रोसीजर कि क्या उसका प्रोसीजर है, करने का क्या तरीका है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ डिज़ाइन. डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव करें. इम्प्रूवमेंट इन यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो मैन मशीन एंड मटेरियल होते हैं एम, इसको हम लोग कैसे इसकी यूटिलिटी को बढ़ाएं. मतलब इसकी यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम कैसे इनका मैक्सिमम जो उपयोग हम लोग फैक्ट्री में ले सकें. नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड. जो हमारे जो मेथड हम काम लेते हैं हमको उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे हम लोग तो वो वर्कफोर्स के लिए, मशीन्स के लिए भी बहुत इजी होगा, क्योंकि मशीन से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा निकल पाएगा. और वर्कफोर्स मतलब जो हम ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग कम से कम देनी पड़ेगी, और वो कम ट्रेनिंग में उनकी जो स्किल है वो अच्छी रहेगी. नेक्स्ट है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. सेफ्टी स्टैंडर्ड मतलब कि वहाँ पे कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसा कि पूरा अलार्म सिस्टम हो, फायर सिस्टम हो, या और जो भी सेंसर्स हैं, जितने भी तरीके के सेफ्टी सिस्टम है वो सब में इम्प्रूव होना चाहिए. एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रीवियस मेथड स्टाइल.
कि जो हम पुराने तरीके से जो काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग जो मेथड है हमारा, उसमें भी हम इम्प्रूव करें। तो जब भी हम किसी भी वर्किंग स्टैंडर्ड की, किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी प्लांट की हम लोग मेथड स्टडी करते हैं, तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें इन सब में बदलाव लाना है। जैसे कि हमें वहाँ की वर्किंग कंडीशन को अच्छा करना है, प्लांट के लेआउट को बढ़ाना है, वर्क प्लेस लेआउट को अच्छा करना है, ह्यूमन का एफर्ट कम से कम लगे काम करने में, मटेरियल हैंडलिंग कम हो जाए, प्रोसेस अच्छा हो जाए, प्रोसीजर सिस्टमेटिक हो जाए, डिज़ाइन हमारी इम्प्रूव हो जाए, मैन मशीन एंड मटेरियल है उसमें उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए, मेथड्स स्टैंडर्ड हो जाएं, सेफ्टी बढ़ जाए, और प्रीवियस मेथड स्टाइल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। जैसे तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, वहाँ पे अच्छी मशीनरी हम ला दें या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आता है। अब प्रोसीजर टू कंडक्ट मेथड स्टडी, अब क्या क्या तरीके होते हैं मेथड स्टडी को, प्रोसीजर क्या होते हैं, क्या तरीका रहता है। तो फर्स्ट जो इसमें स्टेप होता है वो होता है सेलेक्ट। इसमें हम लोग पहला स्टेप लेते हैं सेलेक्ट। ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ये 5 स्टेप रहते हैं इसके। फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट क्या क्या करते हैं हम, इसमें हम 3 फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं अलग अलग, इकोनॉमिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिकल फैक्टर में आएगा कि ऑपरेशंस हैविंग बॉटलनेक्स। अब हम वो चीज़ें देखेंगे जहाँ पे बॉटलनेक्स मतलब जहाँ पे ब्रेकडाउन ज़्यादा हैं, या सिस्टम में बॉटलनेक मतलब कि वहाँ पे खराबियाँ ज़्यादा हैं। ऑपरेशंस डन रिपीटेटिवली मतलब एक ऑपरेशन बार बार हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ सिस्टम ख़राब है, कहाँ ऑपरेशन एक से ज़्यादा बार हो रहे हैं एक चीज़ को करने में, कहाँ ऑपरेशंस हैव मोर अमाउंट्स ऑन मैनुअल वर्क, कहाँ पे मैनुअल वर्क में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ऑपरेशंस फॉर लॉन्ग मटेरियल हैंडलिंग, कहाँ पे मटेरियल का जो आवागमन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चारों फैक्टर इकोनॉमिकल है। इनसे क्या होगा, इनसे आपकी सीधे सीधे इकोनॉमी मतलब पैसे की बचत होगी। यदि यहाँ हमने इसको देख लिया और यहाँ हमने इस पर ब्रेक लगा दिया, यहाँ यदि हमने लॉन्ग मटेरियल हैंडलिंग से शॉर्ट मटेरियल हैंडलिंग कर दी, तो टाइम बच गया, साथ में मनी भी सेव हो गई। यदि हम मैनुअल वर्क जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मशीन इंट्रोड्यूस कर दी, तो वहाँ भी हमारी मनी सेव हो गई। ऑपरेशंस जहाँ पे बार बार हो रहे हैं, यदि हमने उसको कम कर दिया, तो वहाँ भी हमारी मनी सेव होती है। ऐसे ही ऑपरेशंस हैविंग बॉटलनेक मतलब जहाँ भी ख़राब ऑपरेशन है उसको हमने पकड़ लिया, उस पर हमने वर्क करा, एग्जामिन किया, उसको करेक्ट कर दिया, तो ये सारी चीज़ों से हमारा मैथ इम्प्रूव हो जाएगा सिस्टम। तो ये तो आते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स में, तो ये हमको सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर क्या क्या रहते हैं कि एक ह्यूमन में सबसे जो मानव जाति में रहता है कि फैक्ट्री में जो काम करें उनका फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनको ऐसा लगता है कि यदि हमने काम सही नहीं किया तो हम हटा दिए जाएंगे। तो ये एक फियर है, ये फियर पे भी हमको काम करना है कि हमको इतना उनको मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग करनी है, इंसेंटिव्स देने हैं कि उनको जॉब जाने का खतरा नहीं हो। फियर ऑफ रिडक्शन इन वेजेस, एक खतरा ये भी रहता है कि हमारे जो भत्ते होते हैं, वेजेस हैं, वो कट जाएंगे। फियर ऑफ इंक्रीज वर्कलोड, ऐसा भी रहता है कि 8 घंटे में ही हम लोग जो पहले काम कर रहे हैं उससे डबल काम आ जाएगा, तो ये भी चीज़ें हम लोग को उनको फियर, ये भी हम काउंट करते हैं। प्रेस्टीज में लॉस फॉर सुपरवाइज़र, प्रेस्टीज मतलब उसके जो सम्मान है उसमें उस सुपरवाइज़र को लगता है कि यदि सारे लोग स्किल्ड हो जाएंगे कि मैं बॉस, सुपरवाइज़र कौन होता है, बॉस ही होता है, बॉस को ऐसा लगे कि मेरे नीचे जो अंडर काम कर रहे हैं वो यदि मेरे से ज़्यादा जान लेंगे तो मेरे सम्मान में कमी आ जाएगी। तो ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स भी हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स लेते हैं वो है टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द जॉब शुड बी अवेलेबल। जैसे कि टूल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग और भी टेक्निकल कूलेंट ले रहे हैं, छोटे छोटे और डेली के जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो लेते हैं। मशीन शुड सपोर्ट द न्यू मेथड स्टडी, हम ये भी देखते हैं कि हम जो भी कोई नया मेथड स्टडी लगा रहे हैं तो वो जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएँ जिससे कि हमारा पूरा प्लांट ही चेंज करना पड़ जाए, तो वो चीज़ उसके लिए वहाँ पे वायबल नहीं होती। हम वही इम्प्रूव करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करे, कम से कम लागत में, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर्स उसमें डिफेक्ट ना हो और हमारे जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं वो भी उससे हैम्पर ना हो। तो पहला जो फैक्टर है वो है सेलेक्ट। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या रहता है कि हम प्रीवियस मेथड जो होते हैं जो भी करने के उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डन बाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी फैक्ट्री में एक ऑपरेटर काम कर रहा होता है वो सारे हम लोग उसको ऑब्जर्वेशंस उसको कलेक्ट करते हैं। सिंबल शुड बी यूज फॉर एक्टिविटीज़ लाइक ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शंस, जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं
काम करने के लिए उसके हम सिंबल यूज लेते हैं कि ये ऑपरेशन स्टेप है, ये इंस्पेक्शन स्टेप है, उसके सिंबल्स होते हैं, वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट के बाद में डे टू डे एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, मतलब परीक्षण करेंगे। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकल वर्ड है मतलब थॉरोली एग्जामिनेशन होता है, मतलब ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से जांच करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर उसके अंदर बाहर से पूरी जांच की जाती है। विद अलग अलग क्वेश्चंस सोचे जाते हैं, एक्सपर्ट सोचते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करके। अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, क्वेश्चनिंग टेक्निक से किया जाता है, मतलब सवाल जवाबों से किया जाता है। पर्पस, पर्पस क्या है, वाई इट इज़ डन, क्यों हो रहा है ये, व्हाट इट इज़ डन, करना क्या है, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, ये तीनों ये हमारे पर्पस होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, कि क्या करना है, क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, दूसरा है प्लेस, कहाँ करना है और कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमें इसको सबको करना चाहिए। फोर्थ है पर्सन, हु इज़ डूइंग, कौन इस चीज़ को कंप्लीट करेगा, एंड हु शुड इट इज़ डन, एंड कैसे इस चीज़ को किया जाएगा। हु शुड इट इज़ डन मतलब कौन इस पर्सन को आगे इसको करेगा। मीन्स मतलब हाउ इट इज़ डन, इसको कैसे किया जाएगा, एंड हाउ शुड इट इज बी डन मतलब इसको आगे फ्यूचर में इसको कैसे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चनिंग से अनवांटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाती हैं, जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है वो इससे एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, द आंसर ऑफ द अबव मैंशनड क्वेश्चन टू डेवलप द बेटर मेथड। तो इससे क्या है, हमको बेटर मेथड डेवलप होता है। हम ये सब चीज़ें करते हैं ना कि क्यों करना है, मेथड स्टडी को क्यों लेकर आना है, क्यों नया सिस्टम लाना है, लाना इसलिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे सिस्टम इम्प्रूव होगा। क्या करना चाहिए इसके लिए, हमें नई नई टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, हमें ये वेजेस को बढ़ाना चाहिए, कैसे किया जाएगा, तो ये सारी पॉलिसी होती है उसमें कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो आंसर लिखे जाते हैं। अब हमको डेवलप करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने बना लिया, अब हमको करना है कि अब हमको करना कैसे, आगे करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन इसको करेगा और कैसे इसको करेगा। तो ये जो 5 WH वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ, की सहायता से हम लोग आगे का पूरा प्लान तैयार करते हैं। उस तैयार को करके हम डिफाइन करते हैं, वंस अ कंप्लीट स्टडी ऑफ जॉब इज इट इज़ नेसेसरी टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट बिफोर इंस्टॉल। यस, ये सारा जितना भी है स्टूडेंट्स, ये सब है पेपर पे, ये सारी टीम इसको थॉरोली एग्जामिन करती है। अब सारी चीज़ें करके इसको मैनेजमेंट जो है वो टॉप जो CEO हैं, जो भी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट हैं, उनके सामने ये फाइल रखी जाती है और इस फाइल को रख के ही पूरा काम किया जाता है। द वर्क स्टडी मैन शुड सबमिट रिपोर्ट मैनेजमेंट विच कंस्टेंट। ये जो मैनेजमेंट के सामने जो रिपोर्ट रखी जाती है वर्क स्टडी की, उसमें क्या रहता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड मेथड, पुराने मेथड का एक डिस्क्रिप्शन रखा जाता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नए मेथड, जो नया मेथड हम अप्लाई करने वाले हैं उसको भी हम लोग पूरे एक संक्षिप्त विवरण में रखते हैं। रीज़न फॉर चेंज, कारण क्या है हमको नया मेथड अपनाने का, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ न्यू मेथड, एडवांटेजेस क्या हैं, हमें क्या फ़ायदे होंगे नया मेथड अपना के और क्या क्या उसकी सीमाएं हैं। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इसके बारे में हमें सारी जानकारी देनी पड़ती है, मतलब सामान, लेबर एंड ओवरहेड मतलब खर्चे जो भी होते हैं। टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन न्यू मेथड, नए मेथड में ऐसा तो नहीं है हमें नई मशीनें रिक्वायरमेंट होगी या नए टूल्स रिक्वायरमेंट होंगे। कॉस्ट फॉर इंस्टॉलिंग न्यू मेथड, क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। Written standard practice records about improved method of references used to explain new method of management, foremen and operators. It gives the detail of change in layout of machine and workplace used to training of workers, word tools, operation condition. तो ये सारे रिटर्न स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हैं, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, इंस्टॉलिंग करते हैं। अब सारी चीज़ें फाइनल हो गई, सारे पेपर पे सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे, इंस्टॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और बहुत डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि अभी तक हम सब प्लानिंग स्टेज में थे, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट कराया एडमिनिस्ट्रेशन से, अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। सब फाइनल पेपर साइन हो गए, अब हम क्या करेंगे, इसको नए मेथड को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल मतलब अपनाएंगे उस फैक्ट्री में। शुड सेटिस्फाई बोथ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन। यस, मैनेजमेंट ने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन मतलब जो भी लेबर काम करती है उनकी भी एक यूनियन होती है, वो भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए।
यदि वो इनको कोई आपत्ति होगी तो भी हमको बड़ी दिक्कत आती है। गेनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज बाय सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र जो है उस प्लान का, उसको वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का भी इसमें अप्रूवल होनी चाहिए। गेनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज बाय ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स, सारे वर्कर्स और ट्रेड यूनियन की भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। गिविंग ट्रेनिंग्स टू ऑपरेटर इन न्यू मेथड, न्यू मेथड कोई भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ का ऑपरेटर उसको ट्रेनिंग मिले। टू बी सेटिस्फैक्टरीली एग्जीक्यूट द मैटर, संतुष्टि से इसको एग्जीक्यूट करना। रीअरेंजमेंट ऑफ लेआउट, यदि लेआउट का रीअरेंजमेंट है तो रीअरेंजमेंट किया जाए। ट्रेनिंग एंड रिहर्सल, यदि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रिहर्सल की ज़रूरत है तो वो भी सब किया जाए। नेक्स्ट जो है वो है मेंटेन। मेंटेन मतलब वर्कर कैन स्लिप बैक टू द ओल्ड मेथड एंड शुड बी मॉनिटर्ड। इस चीज़ को अब हमने कर तो लिया, अब उसको हमको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि वर्कर अभी भी पुराना मेथड यूज़ ले रहा है। कुछ महीनों में पीरियडिकली, कुछ 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने में इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। इस पे कमेटी बनाए, वो उस पर सोचे कि क्या क्या हो रहा है काम। डिफरेंस बिटवीन न्यू रिटर्न मेथड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड एक्चुअल प्रैक्टिस इज फाइंड आउट। फिर हमको डिफरेंस करना है कि हमने जो नया प्रैक्टिस लाया और जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिटर्न तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है ऑन साइड, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मेथड स्टडी में आती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं। उसके बाद हम करते हैं रिकॉर्ड, उस फैक्ट्री में जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक फैक्ट्री में ले लीजिए, फिर उस रिकॉर्ड को हम लोग एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद में उस परीक्षण में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमको तैयार करने पड़ते हैं। उस क्वेश्चन आंसर्स के तरीके से हमको एक क्वेश्चन एयर डेवलप करना पड़ता है, जिसके हम फ्यूचर का सब सोचते हैं कि हमको कैसे क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें। फिर हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न में एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको फिर मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। मैनेजमेंट इस पर एग्री हो जाता है, साइन कर देता है, फिर इसको हम इंस्टॉल करते हैं जो भी फैक्ट्री में। इंस्टॉल मतलब उसको वहाँ पे उसको चलन में लाते हैं। चलन में लाने के बाद हम उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो चीज़ मेंटेन नहीं होगी तो फिर वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत पैसा लग गया। ऐसा नहीं है, एक एक मेथड को चेंज करने में 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लग जाते हैं। पैसा लगा दिया मतलब, और पैसा क्यों लगाया, क्योंकि मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही ये सारी चीज़ें की जाती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ कोई भी डाउट है तो हम लोग जो भी हमारी ई क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।